हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का दिसंबर 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सी। तो ये बोल रहा है डिटरमाइन द इंटरवल इन विच f(x) इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग का पहले आ चुका है जिसमें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है ना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता है, वो भी इसी तरह से बनता है, समझे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस में आ चुका है, सेम तरह का क्वेश्चन आ चुका है, ये भी 5 मार्क्स का है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए f(x) इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है हम लोग को, है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, तो ये f(x) है तो ये f'(x) हो जाएगा, है ना। डिफ्रेंशिएट करना मतलब डैश लग जाना, तो f'(x) हो गया। और आपको पता है डिफ्रेंशिएट मतलब d/dx, इस पूरा का करेंगे तो ये लिख दिए, है ना। आप देखिए सबका करो, फॉर्मूला आप लोग को पता है ना। देखिए d/dx अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट रहता है a और उसके साथ x रहता है तो आपको पता है a बाहर आ जाता है और फिर अंदर वाले का होता है। ये आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा है ना, इससे पहले वाला वीडियो में। तो ये हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए d/dx जब इसका करेंगे तो ये -2 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया और फिर अंदर का होगा, है ना। तो अंदर क्या बचा, x का पावर क्यूब बचा, मतलब x³ बचा। तो इसका करेंगे तो यहाँ देखिए एक और फॉर्मूला होता है, जब हम लोग कोई x⁴n करते हैं उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले n बाहर आ जाता है और फिर क्या होता है x में से, मतलब x का x और फिर ये जो पावर था उसमें से 1 माइनस हो जाता है, तो यानी कि n-1 हो जाता है। ये सब फॉर्मूला है, याद कर लो, बात खत्म। ठीक है, तो n सामने आ गया और फिर n-1 हो जाता है। तो ये, तो यहाँ देखिए जब हम लोग इसका करेंगे तो इसको अगर ऐसे समझते हैं d/dx -2x³, है ना, ये है। अब जब हम लोग किए तो ये -2 हो गया, अंदर क्या बचा d/dx x³। अब ये इस फॉर्मूला के हिसाब से x⁴n के फॉर्मूला के हिसाब से ये -2 तो रहेगा, ये जो 3 है ये सामने आएगा, है ना, फिर x का x और फिर ये 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ, तो ये -2 × 3 -6x², है ना। तो ये होगा, तो देखिए वही लिखे है -2 × 3x², है ना। इसको सॉल्व करने पे फिर प्लस, अब देखिए किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, यानी कि 1 2 3 4 100 1000 किसी का भी अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो आप लोगों का 0 होता है। ठीक है, तो ये आप समझ जाइए, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, यहाँ पे अगर 10 20 50 कुछ भी है उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा 0। ठीक है, और एक होता है फॉर्मूला, अगर d/dx, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर d/dx सिर्फ x का करते हैं, है ना, अगर यहाँ पे x रहेगा एग्जैक्टली x, याद रखिएगा, तो उसका वैल्यू हम लोग का आता है 1। ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग अब जब दूसरा का करेंगे तो d/dx 24x होगा, तो 24 कांस्टेंट वैल्यू है तो 24 पहले बाहर आ जाएगा, फिर d/dx x का होगा सिर्फ, तो आपको पता है d/dx x का होगा तो यानी कि 1 होगा, तो यानी कि 24 × 1 24 ही होगा, तो वो हो गया। फिर प्लस 7 है, तो d/dx सिर्फ 7 है, तो 7 का आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू का करो तो क्या आता है, 0 आता है, तो बस 7 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो -2 × 3 -6² + 24, है ना। तो यहाँ से हम लोग को डिफ्रेंशिएट करके ये आ गया। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कर दे, अब हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे सिंपल कर दो f'(x) इक्वल टू 0 बस। तो यहाँ पे f'(x) क्या है, तो ये हम लोग का -6² + 24 इक्वल टू 0, ये कर दिए। अब यहाँ से देखिए हम लोग इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ 6 कॉमन निकाल सकते हैं, -6 कॉमन निकाल सकते हैं एक्चुअली। तो -6 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे -6 बाहर चला गया तो अंदर बचा सिर्फ x², और यहाँ से -6 कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 6 × 4 = 24, यानी कि 4 बचा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ जो आया ये x² आया और ये 4 आया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो x² - 2 का स्क्वायर, 4 है तो उसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए जब मैंने 2 का स्क्वायर ऐसे सोचा तो यहाँ पे देखिए ये फिर से क्या बन गया, a² - b², और इसका फॉर्मूला आपको पता है a + b a - b, है ना। तो इसको मैंने बस वही लिखा है। यहाँ पर आपको पता है a क्या आ गया, x हो गया, और b क्या आ गया 2 हो गया, तो ये -6 है, और इसको सॉल्व करने पे आ गया x + 2 और x - 2, है ना। इस 4 को मैंने 2 का स्क्वायर समझा, तो इस तरह से हम लोग का x + 2 और x - 2 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग का वैल्यू क्या है, x + 2 इक्वल टू 0, है ना। ये -6 तो छोड़ दो, ये जो दो वैल्यू है x वाला, x + 2 इक्वल टू 0 हो गया और x - 2 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू आया -2 और यहाँ से x का वैल्यू आया 2, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को दो वैल्यू आया, -2 आया 2 आया, है ना।
तो आप देखिए दो हम लोग का पॉइंट आ गया, दो वैल्यू आ गया, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, जितना भी आया। अब ये 2 आया है, 2 वैल्यू, तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। सिंपली आपको पता है इधर पॉजिटिव होता है, बीच में 0 हो गया, इधर नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा -2 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे, कहीं पे भी, है ना। आप देखिए ये हम लोगों ने नंबर लाइन कर दिया। अब हम लोग को साइन चेक करना है कि किस तरफ क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उस तरह से, ठीक है। तो इसका आप दो तरह से, एक होता है नॉर्मल समझते हैं, है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जब हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था इस चीज़ को, तो यहाँ पे हम लोग को क्या था, वैल्यू, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये जो पार्ट लिखे हैं, ये सबको सॉल्व करके जो मैं यहाँ पे आया, आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो इसको, मतलब सॉल्व करके यहीं पे ला सकते हो ये x+2 और x-2 वाली बात को। तो यहाँ देखिए हम लोगों का ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, नेगेटिव है, यानी कि माइनस पे है। इसलिए हम लोगों का जो पॉजिटिव साइड वाला, मतलब जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसमें हम लोग का क्या साइन है, नेगेटिव है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 के आगे, क्वेश्चन के हिसाब से 2 है, तो यहाँ पे 2 के आगे जो साइन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। और अगर ये नेगेटिव है तो ये जो पॉइंट आया है उसके बीच का नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उसके बीच का आगे का इधर का नंबर नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल है, इस तरह से साफ बनाता है, समझे। तो अगर ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है जो नेगेटिव है, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और फिर ये नेगेटिव होगा, समझे। तो इस तरह से हम लोगों का पता चल गया, ठीक है। ये एक तरीका होता है। तो हम लोग क्या बचा है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, किस इंटरवल पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे पता चल गया है कि -2 और 2 के बीच में ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो वही लिखेंगे, सो f(x) इज इंक्रीजेज ऑन -2 से 2, है ना। अब देखिए ये तो हो गया एक तरीका, लेकिन अब मान के चलिए कि आपको एक बार चेक करना है कि अच्छा सच में ये इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं। आप तो ऐसे बता दियो इंक्रीज़ होगा कि नहीं, तो चलो इसको हम लोग बनाने का एक तरीका समझते हैं। यहाँ देखिए ये जो हम लोग का नंबर लाइन है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, 3 पार्ट में। पहले -∞ से -2 गया है, फिर -2 से 2 है, और फिर 2 से इन्फिनिटी तक है। तो ये 3 पार्ट है, इसको मैंने लिख लिया, -∞ से -2, -2 से 2 और 2 से इन्फिनिटी, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -∞ से 2, तो यहाँ पे इसके बीच में हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं। तो आपको पता है ये -2 है, तो ये -3, -4, -5 होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे -3 मान लेता हूँ, -3 ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो f' निकाला था ना, उसमें मैं x की जगह पे -3 पुट कर देता हूँ। तो वही क्या हूँ, f' -3, ये जो निकला है वैल्यू 6x² -6x² + 24, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने बस -3 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का -30। अब ये -30 क्या है, 0 से छोटा है ना। 0 से छोटा है मतलब क्या, वो नेगेटिव में है। तो इसका मतलब क्या पता चला कि जो -f(x) है वो 0 से छोटा है, यानी कि वो क्या है, नेगेटिव साइन बना रहा है। तो यानी कि ये जो इन्फिनिटी और -∞ से -2 तक का वैल्यू था वो आप लोग का नेगेटिव साइन बना रहा है। तो इसलिए देखिए ये हम लोग का नेगेटिव आया, और हम लोग ने पहले भी किया था तो ये नेगेटिव ही था, है ना। और हम लोग ने चेक करके भी कंफर्म कर दिया। अब सेम विथ ये जो पॉइंट है, ये -2 और 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, तो आपको पता है यहाँ पे -1 होगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 आएगा। तो चलिए 0 ले लेते हैं, आसानी से बन जाएगा ना। तो बस वहीं पे x की जगह पे हम लोग वही f' में 0 पुट कर दिए, -6 × 0 का स्क्वायर + 24, तो क्या आया, 24 आया। ये 24 क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है। तो देखिए -2 और 2 के बीच में नंबर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी देख लिया था, और यहाँ पे हम लोगों ने कंफर्म भी कर दिया कि पॉजिटिव आया है, समझे। सेम विथ अगर आप ये जो 2 से लेके इन्फिनिटी तक है, इसके बीच में भी कोई नंबर ले लो, तो मान के चलते हैं हम लोग 2 3 4 रहता है ना, 2 3 4 5, तो मैं 3 ले लेता हूँ। तो 3 पुट क्या आया, -30 आया। तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो यानी कि 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो नेगेटिव आएगा, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया इस चीज़ को। तो अगर आप चाहो तो ये नंबर लाइन बना लीजिएगा, और उसके बाद ये तीनों पॉइंट देके इस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा, और उसके बाद लिख दीजिएगा कि भाई f' जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है ये -2 और 2 के बीच में। और अगर पूछता है डिक्रीज़ किस पे हो रहा है, तो -∞ से लेकर -2 एंड यानी कि यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, समझे। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी, बहुत ईजी था। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। इफ़ अ मथ बॉल evaporates at a rate proportional to its surface area 4 pi r², show that its radius decreases at a constant rate, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मथ बॉल मतलब कि वो जो हम लोग नहीं रखते हैं चूहे को दूर भगाने के लिए, वो कपूर का एक होता है वाइट कलर का, है ना, वो है। तो वो बोलता है कि वो रखे भी हम लोगों का वो
वाष्पित होने लगता है, यानी कि वो ख़त्म होने लगता है, तो वो बोल रहा है कि उसका जो सरफेस एरिया है ना वो आप लोग का 4π² है। तो बताओ कि वो कितना, शो दैट इट रेडियस डिक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। तो हम लोग को बताना है कि उसका जो रेडियस है ना वो एक कांस्टेंट रेट के साथ घट रहा है ना। तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। लेट r इज इक्वल टू रेडियस, यहाँ पे जो हम लोग का दिया हुआ है मटफॉल, उसका मैंने r को रेडियस मान लिया, v हम लोग का वॉल्यूम होगा और t जो है t फॉर टाइम होगा, समझे। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो हम लोग का मटबॉल होता है वो स्फीयर होता है, ठीक है। तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3πr³ है ना। तो ये हो गया। अब देखिए रेट ऑफ एवोपोरेशन है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए वो वाष्पित हो रहा है ना, तो वो टाइम के साथ होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको dv/dt करेंगे, यानी जो ये वॉल्यूम है ना उसको हम लोग टाइम के साथ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, dv/dt हो गया इज इक्वल टू -KS, जहाँ पे k क्या है, कुछ भी कांस्टेंट है, ठीक है। और माइनस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भाई माइनस मतलब कि नेगेटिव, यहाँ पे क्या बोला कि भाई डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस मतलब क्या है कि जो हम लोग का इसका जो रेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, समझे। और ये क्या हो गया, के हो गया कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे एस क्या है, एस मतलब ये जो सरफेस एरिया दिया हुआ है हम लोग को 4πr², वो हुआ है यहाँ पे एस, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों ने। आप देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टाइम, वही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो मतलब वही d/dt v को करेंगे है ना, इज इक्वल टू -k, और यहाँ पे s की जगह पे क्या होगा 4πr², ठीक है। तो ये हो गया 4πr², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो k है ना, यही हम लोगों को k हम लोग इसलिए रखे ना ताकि हम लोग को पता चल सके कि भाई ये जो k है वो कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक है, वो मतलब सेम टाइम पे हो रहा है कि नहीं, यानी कि ये जो टाइम से हम लोग जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ये k हम लोगों का बचता है तो हम लोग को पता चलेगा कि भाई ये जो स्पेयर है ना वो टाइम के साथ घट के 0 हो गया, और हम लोग को जो k जो है वो हम लोग का कांस्टेंट रहा, k नहीं हिला, ठीक है। इसलिए हम लोग k को एक कांस्टेंट मान लिया है, समझे। तो यहाँ पे देखिए v का वैल्यू हम लोग को, ये हम लोग का पता है, स्पेयर का फॉर्मूला था 4/3πr³, तो 4/3πr³ इज इक्वल टू -k, और ये इसका वैल्यू हम लोग को पता है 4πr², तो वो कर दिए। अब ये नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, अब तक देखते आ रहे हो, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 4/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो वो बाहर आ जाएगा, फिर इनटू यहाँ पे ये जो πr³ है इसका डिफ्रेंशिएट होगा, तो आपको पता है d/dt, ये 4/3 तो बाहर आ गया। अब ये πr³ का होगा, आपको इसका भी फॉर्मूला पता है कि जब कोई वैल्यू पावर में रहता है तो पहले तो वो पावर सामने आता है, फिर जो ये उसका नीचे का वैल्यू है वो लिखाता है πr, और फिर पावर में से 1 कम हो जाता है, ये चीज़ होता है, ये आपको पता है। तो वही देखिए 4/3 × 3 πr² लिखे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए हम लोग इस r मतलब क्या है, यहाँ पे r मतलब यहाँ पे रेट है, मतलब रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का dr/dt भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये r सिर्फ r नहीं है, यहाँ पे ये कोई ABCD या कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये r जो है ये हम लोग को रेडियस को बता रहा है। तो इसलिए हम लोग पहले तो 4π मतलब πr³ का किए, उसके बाद हम लोग ये किया ना, अब देखिए टेक्निकली क्या हुआ, ये हो गया d/dt πr³ हुआ, उसके बाद उसी के साथ आगे हम लोग का r³ का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो d/dt r³ का हुआ, मतलब r³ का भी यूज़ किए हम लोग, यहाँ पे r का भी डिफ्रेंशिएट किए, इसलिए हम लोग का डायरेक्ट यहाँ पे dr/dt हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू -k, ये एज इट इज़ रहा। अब देखिए यहाँ से ये 3 कट गया तो 4πr² हो गया, dr/dt ये सेम रहा, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 4πr² और ये 4πr² कट गया। टेक्निकली देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके मैं अगर मैं डिवाइड में करता तो अब ऐसी बात है ऊपर नीचे कट जाता, तो मैंने डायरेक्ट इधर काट दिया। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता, dr/dt इज इक्वल टू -k। तो यहाँ देखिए हम लोगों का ये जो वॉल्यूम था स्फीयर का वो भी गायब, साथ में यहाँ जो हम लोग को सरफेस एरिया दिया था वो भी गायब, और कांस्टेंट टाइम क्या लगा, तो dr/dt क्या निकला, तो -k निकला। तो -k मतलब ये k हो गया कांस्टेंट, कि भाई कांस्टेंट टाइम से घट रहा है, और k का मतलब क्या हुआ, मतलब माइनस का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, समझे। तो इससे हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि दिस शो दैट द रेडियस डिक्रीजेज एट द कांस्टेंट रेट, ठीक है, कांस्टेंट रेट के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन था ये, आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा।
आप अगर ये पूरा प्लेलिस्ट को नहीं देखते आ रहे हो तो ज़रूर देखते आइएगा, ये मैंने पूरा बताया BCS 12 दिसंबर 24 का सब है, ठीक है। और मैं बाकी सब्जेक्ट का भी पढ़ाई करवा दिया हूँ, तो वो सब भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर कुत्ते का आवाज़ आपको बीच में बहुत ज़्यादा आ रहा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इन लोग का भौंकना मैं बंद नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है। तो इग्नोर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।